जैसा कि आज की इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर 2 में जो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बताया गया है। यदि आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट में जो है एनसीईआरटी सीरीज करके बना होगा, उसमें जा कर के जो है आप चैप्टर 1 को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2 में क्या दिया गया है। देखिए, चैप्टर 2 में अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बताया गया है। तो इस अक्षांश से क्या फ़ायदा होता है, देशांतर से क्या फ़ायदा होता है, अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, इन सब बात को जो है हम लोग इसी चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पहले क्या दिया गया है। यहाँ जो दिया गया है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है। उत्तरी ध्रुव ये हो गया और दक्षिणी ध्रुव ये हो गया। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी हुई है तथा मध्य में जो है थोड़ी उभरी हुई है। मध्य वाला भाग ये जो हुआ, ये मध्य वाला भाग जो हुआ ये उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। जैसा कि ग्लोब ये रहा, देखिए, और ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जैसा कि इसके बारे में बताया जा रहा है ग्लोब के बारे में। तो देखिए क्या है कि यहाँ से हमें याद क्या रखना है कि हमारी पृथ्वी जो है उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में थोड़ी चपटी है और मध्य में जो है वो क्या है, थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। यहाँ हमें जो है ये हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है ये बातें। अब देखिए आगे फिर क्या कह रहा है कि ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे जो है उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। अब देखिए, ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भों की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि आप यहाँ कह रहा है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। देखिए, ये ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है, और इस ग्लोब में क्या है, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब में यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जो एक सुई जो मिलाई गई है, यह सुई क्या है, अक्ष है। ठीक है, ये सुई क्या है, अक्ष है। अब आगे फिर क्या कहा जा रहा है कि आगे कहा जा रहा है कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। यानी कि उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव से होकर जो है सुई गुजरती है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। यहाँ से याद रखिएगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो घूमती है। ठीक है, अब आगे फिर क्या कह रहा है कि लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई शून्य नहीं है। ये जो अक्ष है ये वास्तव में हमारी पृथ्वी पर नहीं है। हमारे वैज्ञानिक जो है अध्ययन के सुविधा के लिए जो है अक्ष को जो है वो खींचा है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। इस अक्ष के बारे में बताया गया है कि अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। चलिए देखते हैं कि कौन सी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो देखिए, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। डायग्राम में देखिएगा कि ये जो है ये विषुवत वृत्त है, और इसे विषुवत वृत्त को जो है भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और ये 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी को जो है दो बराबर भागों में जो बांटती है वो विषुवत वृत्त दो बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री इसी को कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यहाँ दिया गया भी है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, यानी विषुवत वृत्त से ऊपर वाले भाग
भाग को जो है उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और विषुवत वृत्त के नीचे वाले भाग को जो है दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। तो देखिए दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी कि विषुवत वृत्त जो है हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को जो है दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। इस प्रकार जो है विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, यानी कि विषुवत वृत्त जो है ये एक काल्पनिक वृत्त है, ये एक काल्पनिक वृत्त है, वास्तविक वृत्त नहीं है। अब आगे कह रहा है कि यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थान की स्थिति को बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, यानी कि विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी पर इसलिए खींचा गया है क्योंकि स्थानों की स्थिति को पता करने के लिए खींचा गया है। अब देखिए विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। यहाँ क्या कह रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित, यानी कि ये तो विषुवत वृत्त हुआ और ये 90 डिग्री यहाँ जो है ये ध्रुव हुआ, उत्तरी ध्रुव हुआ, और यहाँ जो है ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ, इस डायग्राम से हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए ये विषुवत वृत्त रहा और इसके ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव है और इसके नीचे जो है ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्त, यानी कि विषुवत वृत्त से जो है समांतर वृत्त, सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखा कहा जाता है। देखिए अक्षांश किसे कहते हैं, यानी अक्षांश किसे कहते हैं, परिभाषा थोड़ा सा हम लोग जान ले तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ अक्षांश भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण, यानी कि ये विषुवत रेखा रहा, ये क्या है, विषुवत रेखा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये क्या है, विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से उत्तर या विषुवत रेखा से दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई, पृथ्वी का तो केंद्र ये रहा, तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी यानी कि एंगुलर डिस्टेंस को अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए क्या कह रहा है कि विषुवत वृत्त से ऊपर, उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। इसे अक्षांश कहते हैं, इसे अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखा जो है वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। यहाँ क्या कहता है कि अक्षांश रेखाएं जो है वे काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी पर वास्तविक रेखा नहीं है, जो पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी पर चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई है। ये विषुवत रेखा है तो इसके समांतर क्या खींची गई है, इसके समांतर जो है अक्षांश रेखा खींची गई है, इसके समांतर अक्षांश रेखा खींची गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे क्या कह रहा है, फिर यहाँ आगे कह रहा है कि विषुवत वृत्त जो है शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि 0 डिग्री को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के, यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की बीच की दूरी, ध्रुव दोनों तरफ यहाँ और इन दोनों की ध्रुव के बीच, विषुवत रेखा और ध्रुव इनके बीच की बात कर रहा है। ध्रुवों की बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त, जब पृथ्वी के चारों ओर का वृत्त, जब हम एक वृत्त का चक्कर लगा लेंगे तो कितना 360 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 360 डिग्री का बात कर रहा है। पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 360 डिग्री का जो है यहाँ क्या कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, यानी कि विषुवत वृत्त ये रहा और ध्रुव ये रहा, इनके बीच के बात कर रहा है। बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। पृथ्वी के चारों ओर का यदि बात करेंगे तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि 360 वृत्त के 1/4 है, यानी कि 1/4 का यदि बात कर रहा है तो 1/4। अब 4 से यदि हम 360 को काटते हैं तो कितना 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कह रहा है कि ये जो ध्रुव होगा ये 90 डिग्री का होगा। यहाँ कहने का अर्थ यही है कि ये जो ध्रुव है ये 90 डिग्री का होगा। अतः इसका माप, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
देखिए क्या कह रहा है कि अतः इसका माप जो है होगा 360 अंश का। यही 360 का बात कर रहा है। अंश का 1/4, 360 का 1/4 यानी 90 अंश का होगा। 90 डिग्री का होगा किसका? दक्षिण ध्रुव होगा 90 डिग्री का, और इसी तरह उत्तरी ध्रुव जो होगा वो भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ये कह रहा है बुक में, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रकार 90 डिग्री अंश जो है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। यानी कि 90 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश जो है उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यानी कि दक्षिणी ध्रुव जो होगा वो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, और क्या कहते हैं विषुवत रेखा के उत्तर में जो 90 डिग्री होगा वो क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव दर्शाएगा, उत्तर ध्रुव दर्शाएगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर, विषुवत वृत्त का उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए विषुवत वृत्त का उत्तर, विषुवत वृत्त यह रहा और विषुवत वृत्त के उत्तर ये होगा। तो विषुवत वृत्त के उत्तर जो सभी रेखाएं समांतर होगी वो क्या कहलाएगी? उत्तरी अक्षांश कहलाएगी, उत्तरी अक्षांश कहलाएगी, ठीक है। यही कह रहा है। अब देखिए यहाँ फिर क्या है कि तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखा को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या द अक्षर से जो है व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर एवं बोले होरिजेंट जो है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए जो है हम कहते हैं कि चंद्रपुर इस तरह जो है शॉर्टकट में लिखने के लिए 20 डिग्री ऊ लिख सकते हैं और अक्षांश पर, तथा बोलो होरिजेंट दक्षिण लिखना है तो क्या लिख सकते हैं कि 20 डिग्री द अक्षांश पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट है। जैसे जैसे हम, अब आगे क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या होता है? घटता जाता है। अब देखिए क्या होता है कि देखिए जैसे जैसे यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये विषुवत वृत्त है। अब इस विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं क्या होता है? ऊपर की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे क्या होता है? अक्षांश की जो है वो लंबाई जो है वो घटती जाती है। यही जो है यहाँ कह रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो है अक्षांश का जो लंबाई होगा वो क्या होगा? घटता जाएगा। अक्षांश का लंबाई क्या होगा? घटता जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन से क्या बन जाते हैं कि कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। लेकिन इस बुक में जो है कितने अक्षांश रेखाएं हैं यह तो नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया गया है फिर भी क्या किए हैं कि हम एक पेज पे जो है लिख कर लाए हैं, ठीक है, कि इससे जो है एक अक्षांश रेखा से रिलेटेड जो है कैसे एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखा की संख्या, दो अक्षांश रेखा के बीच 1 डिग्री का अंतर होगा। याद रखिएगा कि दो अक्षांश रेखा के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा? 1 डिग्री का अंतर होगा। जैसा कि यहाँ देखिए क्या है 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री के बाद यदि हम रेखा खींचेंगे तो 1 डिग्री का चाप, 2 डिग्री का चाप, 3 डिग्री का चाप, 4 डिग्री का चाप, इसी तरह करके जो है यहाँ तक हम क्या करेंगे 90 डिग्री तक 90 डिग्री का चाप खींचेंगे, ठीक है। अब 90 डिग्री का चाप खींचे हैं तो नवासी रेखा नॉर्थ में, यानी कि ये 0 डिग्री के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं, और 0 डिग्री के नीचे वाले भाग को साउथ कहते हैं। तो नवासी रेखा नॉर्थ में। तो देखिए अब नवासी रेखा यहाँ क्यों होता है? क्योंकि देखिए 90 होना चाहिए लेकिन हो रहा है 89, क्योंकि यहाँ जो 90 डिग्री है जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो है अक्षांश रेखा की लंबाई जो है वो छोटी होती जाती है और 90 डिग्री पर जो है रेखा न बन के डॉट बन जाता है। इस
इसलिए यहाँ जो है नवासी रेखा ही होती है, ठीक है। तो 90 इसी तरह जो है नवासी रेखा नॉर्थ में और नवासी रेखा जो है साउथ में होगा। तो नवासी और एक जो है ये 0 डिग्री भी क्या होगा, एक रेखा होगा। तो नवासी और एक तीनों को ऐड करेंगे तो कितना 179 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लिख कर भी लाए हैं क्या कि लेकिन इसमें दो घटना है, क्योंकि ध्रुव पर जो 90 डिग्री है वो एक रेखा ना हो करके बिंदु की तरह हो जाएगा, ठीक है। बिंदु की तरह हो जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि अब क्यों हो जाएगा बिंदु की तरह, बिंदु की तरह इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो रेखा छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में, देखिए जैसा कि यहाँ क्वेश्चन से कैसे पूछा गया है, एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है कि ग्लोब पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो देखिए ग्लोब पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, 1 डिग्री के अंतराल पर। तो 1 डिग्री के जो अंतराल पर रेखाएं खींची गई है वो 179 खींची गई है। दो रेखा को छोड़ दी है, दो रेखा को इसलिए छोड़ दी है क्योंकि वे रेखा 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण जो होता है वो रेखा ना बन करके जो है बिंदु के रूप में होता है, इसलिए 179 ही हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब कभी भी आपसे क्वेश्चन से पूछ दे कि ग्लोब पर टोटल खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो याद रखिएगा कि 179 ही होगा, 181 मत आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि जो है ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों जो है डॉट बन जाता है, बिंदु बन जाता है, ये रेखा नहीं बनता है। यदि रेखा ना पूछ करके जो है अक्षांश पूछ दे तब जा करके जो है हम इस 90 डिग्री और इस 90 डिग्री दोनों को भी ऐड करेंगे, तब जा करके जो है टोटल अक्षांश जो है 181 हो जाएगी। याद रखिएगा अगर अक्षांश रेखा पूछ दे तो 179 और ओनली अक्षांश पूछे तो 181 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब फिर चलते हैं किताब में क्या दिया गया है। अब यहाँ देखिए अक्षांश क्या है, समांतर रेखाएं होती है। अब विषुवत वृत्त 0 डिग्री को कहते हैं। उत्तर ध्रुव जो है वो 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है, उसे भी देखते हैं कौन कौन सी रेखाएं जो है वो महत्वपूर्ण है। और जो 4 महत्वपूर्ण रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में उसी तरह 23.5 डिग्री जो होगा वो मकर रेखा होगा। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। तो देखिए डायग्राम में इसे हम देखते हैं कि कहाँ कैसे क्या है। देखिए डायग्राम में ये विषुवत रेखा है और विषुवत वृत्त है, यानी कि विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के जो है उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरह विषुवत वृत्त के जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री हो गया ये, और 90 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, उत्तर ध्रुव कहते हैं। उसी तरह विषुवत वृत्त के दक्षिण में 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं, और दक्षिण में ही विषुवत वृत्त के दक्षिण में 66.5 डिग्री को क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव वृत्त कहते हैं, और दक्षिण ध्रुव वृत्त कहते हैं 66.5 डिग्री को, और दक्षिण में 90 डिग्री को क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी। और इसी उत्तरी ध्रुव वृत्त को क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं, और इसी दक्षिणी ध्रुव वृत्त को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब आगे क्या है कि पृथ्वी के कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। अब देखिए इसे हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या कैसे है। तो देखिए याद रखिएगा
कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। और उष्णकटिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि सूरज जो है, यहाँ सूरज की किरणें जो है सीधी पड़ती है, इसलिए उष्णकटिबंध कहते हैं। उसके बाद जो है 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसी तरह उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। उसी तरह अब मकर रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को, उत्तरी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को जो है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसी तरह जो है अब 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 डिग्री यानी दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र को जो है दक्षिण शीत कटिबंध कहते हैं। यही बात जो है किताब में भी दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूरज की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, जिसे 66.5 डिग्री कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है। अब आगे क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूरज की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती है, इसलिए शीत कटिबंध कहते हैं। यानी कि याद हमें क्या रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है, यहाँ से याद हमें क्या रखना है, गौर कीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, जिसे हम 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं उत्तरी ध्रुव या 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र, उसी तरह दक्षिण गोलार्ध में भी दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूरज जो है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। याद रखिएगा। अब देखिए तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। यहाँ कह रहा है ना कि क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मध्यम क्यों रहता है? क्योंकि जो है सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूरज की किरणें तिरछी होती है, और सूरज की किरणें तिरछी होती है तो क्या होता है कि प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र पर फैलता है। अधिक क्षेत्र पर फैलने के कारण जो है प्रकाश का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। इसलिए जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र का तापमान जो है वो मध्यम रहता है। याद रखिएगा। ठीक है। अब आगे क्या है कि देशांतर क्या है। देखिए देशांतर रेखा जो है वो समांतर रेखा नहीं होती है, लेकिन अक्षांश रेखा जो है समांतर रेखा होती है। याद रखिएगा। देखिए यहाँ से क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूरब या पश्चिम की ओर इन स्थान की दूरी कितनी है। ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा कि देशांतर रेखा जो होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, और अक्षांश रेखा जो होती है वो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ है कि उनके बीच की दूरी को देशांतर को अंश में मापा जाता है। यानी देशांतर को किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को जो है सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है, यानी देशांतर रेखाएं जो है ये अर्धवृत्त होती है, वृत्त नहीं होती है। लेकिन अक्षांश रेखाएं जो होती है वो वृत्त होती है, तथा उनके बीच की दूरी यानी कि देशांतर के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। देख रहे हैं ना डायग्राम में कि जब देशांतर रेखा जो है ये ध्रुव
की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही है इनके बीच की दूरी जो है घट रही है, घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है। ध्रुव पर पहुंचकर यहाँ जो है ध्रुव पर पहुंचकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है दूरी। ध्रुव दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी ध्रुव पर पहुंचने के बाद क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतर याम्योत्तर आपस में मिलती है, ध्रुव पर जाकर जो है सभी देशांतर याम्योत्तर जो है वो आपस में मिलती है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि अक्षांश समांतर रेखा से भिन्न सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। अक्षांश समांतर रेखा से भिन्न सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। यानी इसका कहने का अर्थ है कि सभी देशांतर रेखा जो है वो लंबाई में समान होती है, सभी देशांतर रेखा लंबाई में समान होती है, लेकिन अक्षांश रेखा जो है लंबाई में समान नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि अक्षांश रेखा जो है लंबाई में समान नहीं होती है, लेकिन देशांतर रेखा लंबाई में जो है सभी देशांतर रेखा लंबाई में समान होती है। और देशांतर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है, बीच का जो दूरी है वो ध्रुव पर जाते जाते जो है शून्य हो जाता है। ठीक है, अब इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। क्यों मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था? क्योंकि देशांतर रेखा, सभी देशांतर रेखा की जो लंबाई है वो समान है, इसलिए मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यानी कि ये ग्रीनविच 0 डिग्री जो खींचा गया है ये ग्रीनविच से खींचा गया है। ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है वहां से खींचा गया है। ठीक है, और इन 0 डिग्री के जो है पूरब को पूरब कहा जाए और इन 0 डिग्री के जो लेफ्ट साइड में है उसे क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। याम्योत्तर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। अब देखिए इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यानी कि जो ग्रीनविच राजकीय वेधशाला से खींचा गया है उस याम्योत्तर को 0 डिग्री याम्योत्तर कहते हैं और इस याम्योत्तर को जो है प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। 0 डिग्री याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री देशांतर, और इस 0 डिग्री देशांतर को जो है प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। यहाँ से 0 डिग्री से 180 डिग्री राइट में जो है पूरब की गणना करते हैं और 0 डिग्री के लेफ्ट में जो है 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। देखिए क्या कह रहा है कि ये प्रमुख याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री की जो याम्योत्तर है, 0 डिग्री जो है 0 डिग्री देशांतर है, इसे प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। तो ये प्रमुख याम्योत्तर और 180 डिग्री जो है 180 डिग्री यहाँ से 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम गणना करते हैं। 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर प्रमुख याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री याम्योत्तर और 180 डिग्री याम्योत्तर दोनों मिलकर जो है पृथ्वी को 2 समान भागों में जो है पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ये तो देशांतर रहा, लेकिन अक्षांश का बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश जो था वो अकेले जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती थी, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन यहाँ याम्योत्तर यानी कि देशांतर जो है पृथ्वी को जो है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती है। लेकिन 2 देशांतर रेखा मिलकर, एक जो है प्रमुख याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर और दूसरी 180 डिग्री याम्योत्तर जो है, दोनों मिलकर जो है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अब आगे क्या है कि इसलिए किसी भी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं शॉर्टकट लिखने के लिए। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। याद रखिएगा कि 180 डिग्री पूरब का याम्योत्तर और 180 डिग्री पश्चिम का याम्योत्तर दोनों जो है एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश, समांतर रेखा एवं देशांतर याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। यानी ये ग्रिड ग्लोब पर ये देशांतर रेखा हुआ, उत्तर से दक्षिण की ओर जो जा रही है और पूरब से पश्चिम की ओर जो जा रही है, पूरब से पश्चिम की ओर जो जा रही है ये अक्षांश हुआ। और इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है इसे ग्रिड कहते हैं। ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता अब आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो देखिए, उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी को की सही स्थिति होगा। ठीक है,
देखिए ये पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इतना जो लाइन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं जो है उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। याद रखिएगा कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखा जो है उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। ठीक है, अब देखिए देशांतर और समय। देशांतर से जो है हम समय भी निकालते हैं। देखिए समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूरज के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। सूरज, ठीक है, सूरज जो है दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय यानी कि जब डूब रही है उस समय सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है सूरज। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूरज जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थान पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, याद रखिएगा कि पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। देखिए डायग्राम से थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। डायग्राम में कहाँ दिया गया है? देखिए ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम में जो है ये ग्रीनविच है 0 डिग्री। अब ग्रीनविच 0 डिग्री खींचा गया है ग्रीनविच में, ठीक है। अब इस 0 डिग्री का जो पूरब होगा वो राइट साइड होगा, ग्रीनविच के राइट साइड में पूरब होगा। अब राइट साइड में जो पूरब होगा वहाँ पूरब का समय, ग्रीनविच से पूरब का समय जो है वो आगे चलेगा और ग्रीनविच से पश्चिम का जो समय होगा जो लेफ्ट साइड में है वो ग्रीनविच से क्या होगा? पीछे चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या कह रहा है आगे। आगे क्या कह रहा है कि चित्र 2.8 में, यही अभी हम देखे हैं, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर जो है 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में याद रखिएगा कितनी घूमती है? एक चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री। देखिए थोड़ा सा कलम चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या है कि 24 घंटे में जो है एक चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री का जो है वो कोण बनाती है। जब 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 24 से 360 को यदि हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। और इधर क्या होगा? कट के कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 घंटा बचेगा। यानी 1 घंटा में जो है पृथ्वी कितने डिग्री का चक्कर लगाएगी? 15 डिग्री चक्कर लगा लेगी। 1 घंटा में पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 15 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 1 घंटा में यदि 15 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। अब 15 से 60 को काटेंगे तो 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में जो है पृथ्वी 1 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो याद क्या रखिएगा कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाएगी। उसी तरह अब 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 60 बराबर 15 डिग्री, तो 4 मिनट में जो है पृथ्वी 1 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी 1 डिग्री कोण बनाने में पृथ्वी को 4 मिनट लगेगा। इस प्रकार जो है जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, क्या कह रहा है
कि इस प्रकार जो है जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय क्या होगा। तो ग्रीनविच 1 डिग्री कोण बनाने में 4 मिनट का समय और 15 डिग्री पूरब कह रहा है, पूरब जाते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता है, ग्रीनविच से आगे जाता है समय, क्योंकि पृथ्वी जो हमारा है वो पश्चिम से पूरब चक्कर लगा रही है। पृथ्वी जो हमारी है वो पश्चिम से पूरब चक्कर लगा रही है, जिस वजह से हम ग्रीनविच से आगे जाते हैं, पूरब की ओर जाते हैं तो समय क्या होता है, आगे होता है, समय क्या होता है, आगे होता है। तो यहाँ हमें क्या कह रहा है, 15 डिग्री पूरब, यानी समय आगे होगा। किस समय किससे आगे होगा, ग्रीनविच से आगे होगा। तो ग्रीनविच पर क्या हो रहा है, 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है। तो अब 15 डिग्री को कैसे समय में कन्वर्ट करेंगे, देखिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट, 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा आगे होगा 15 डिग्री पे, यानी 12 बज रहा है कहाँ, ग्रीनविच पर, ग्रीनविच में, तो ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा 15 डिग्री पर। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय का अगर बात करेगा तो 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, अब आप लोग निकाल कर देखिएगा कैसे जो है 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। अब देखिए किसी भी स्थान पर जब सूरज आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर याम्योत्तर पर सभी स्थान का स्थानीय समय समान होता है। दिए गए देशांतर याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं अपने भारत का जो है मानक समय क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए हमारे भारत का हम सभी जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या माना गया है, याम्योत्तर, पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर जो है वो पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है मानक समय माना गया है हमारे भारत में। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ है, 82.5 डिग्री पूरब में है, यानी कि ग्रीनविच समय से क्या होगा, हम लोग का समय आगे होगा। तो हम लोग का समय कितना आगे होगा, तो 82.5 को क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो कितना, 5.5 घंटा आएगा, यानी कि 5.5 घंटा ग्रीनविच के समय से हम लोग का समय जो है वो आगे है। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है कि उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, असम कहाँ है, यहाँ है, यानी असम के डिब्रूगढ़ और असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात का कहाँ, गुजरात ये रहा, तो गुजरात का द्वारका, गुजरात का द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ का यहाँ जो है बात करा जा रहा है। तो गुजरात का क्या है, द्वारका, और असम का क्या है, डिब्रूगढ़। देखिए असम का डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। यानी क्या कह रहा है कि किसी याम्योत्तर के जो बीच से माध्यम, जो मध्य, देश के मध्य से यानी बीच भाग से होकर गुजर रही है, उस याम्योत्तर को स्थानीय समय माना जाए, स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है, और इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, हमारे भारत में कितने डिग्री को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो है मानक याम्योत्तर माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। किसे, 82.5 डिग्री को जो है भारतीय मानक जो है समय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे क्योंकि भारत व इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। यानी लंदन में जो है 2 बजे अपराह्न, यानी दोपहर में 2 बजे मैच लंदन में शुरू हो रहा है, यानी हमारे भारत में जो है
7:30 बजे शाम में शुरू होगा, क्योंकि लंदन ग्रीनविच से जो है हमारे भारत का जो समय है वो कितना 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा क्यों आगे है? क्योंकि हम लोग ग्रीनविच से जो है 82.5 डिग्री पूरब में है, और 82.5 डिग्री पूरब में, और हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, जिस वजह से पूरब की देश का समय जो है वो ग्रीनविच के देश के समय, ग्रीनविच से जो है वो आगे होता है, और पश्चिम जो ग्रीनविच से जो पश्चिम में है उसका समय जो है वो ग्रीनविच के समय से पीछे होता है। देखिए, भारत ग्रीनविच के पूरब 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा जो है वो आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में कितने? शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है, अब 82.5 डिग्री को आप लोग 4 मिनट से यदि गुना कीजिएगा तो क्या कहते हैं 5.5 घंटा निकल के आएगा। क्योंकि 4 मिनट से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि पृथ्वी को 4 मिनट में पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री का कोण बनाती है। तो 82.5 डिग्री का हमें मान निकालना है कि 82.5 डिग्री में कितने मिनट का समय लगेगा। तो 82.5 डिग्री में कितना? 5.5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय अपनाया गया है। याद रखिएगा कि रूस में कितने? 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक छोटे घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्र में? 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को जो है वो घेरता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अभ्यास का क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अभ्यास के क्वेश्चंस को बनाइएगा, और बनाने के बाद जो है किसी भी प्रकार का यदि दिक्कत होता है तो आप क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो ये अभ्यास का क्वेश्चन था, और अभ्यास का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, अभ्यास का क्वेश्चन है कि प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? तो प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि थोड़ा सा जूम को क्या करें? कम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो विषुवत वृत्त के नज़दीक पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा। विषुवत वृत्त के नज़दीक क्या पाया जाएगा? उष्ण कटिबंध पाया जाएगा। विषुवत वृत्त और कर्क रेखा के बीच क्या पाया जाएगा? उष्ण कटिबंध पाया जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है ध्रुव, यानी कि ध्रुव के बीच क्या पाया जाएगा? शीत कटिबंध पाया जाएगा। 66.5 डिग्री जो होती है, 66.5 डिग्री जो रेखाएँ हैं, 66.5 डिग्री रेखा, उसे क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं, या 66.5 डिग्री उत्तर के उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच के क्षेत्र क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध हो जाएगा। अब देखिए देशांतर की कुल संख्याएं कितनी है पूछा गया है। ठीक है, तो बनाइएगा, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है वो कमेंट में जो है वो कमेंट करिएगा, ज़रूर हम इसका जवाब देंगे। देखिए दक्षिण ध्रुव वृत्त की स्थिति जो भी पूछा गया है बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पूछा क्या गया है? खाली स्थान भरे, तो खाली स्थान को भरिएगा। नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर हम इसका क्या करेंगे? जवाब देंगे। ठीक है।